हेलो बच्चों। क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की इम्पॉर्टेंट साइंस एमसीक्यूज की जो श्रृंखला है वो हमारी चल रही है और इसमें हम इस समय चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं। और नियंत्रण एवं समन्वय के हमने 20 प्रश्नों की एक जो श्रृंखला है वो अपने पिछले वीडियो में की थी, जिसमें हमने मानव मस्तिष्क की बात की थी। अब इस अगली श्रृंखला में हम लोग मानव मस्तिष्क के साथ साथ ग्रंथि एवं हार्मोन से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में हल किए थे। अब हम 21 यानी 21वें प्रश्न से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में स्वादग्राही स्थित होते हैं त्वचा पर, जिह्वा पर, होठों पर या इन सभी पर। तो ये तो हम सबको अच्छे से पता है कि त्वचा पर तो कोई स्वादग्राही होते ही नहीं है। ठीक है, जिह्वा पर, होठों पर भी नहीं है, इन सभी पर ये तो ऑप्शन ही वो हो गया। फिर जब तीनों को हम नहीं ले रहे तो जिह्वा पर तो कहाँ हम कोई भी चीज का स्वाद लेते हैं तो हमें स्वाद का अनुभव कहाँ होता है? जिह्वा द्वारा होता है। जिह्वा पर हमारे स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा जिह्वा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मस्तिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन है, सबसे भीतरी मस्तिष्क कला है। तो सबसे भीतरी, देखिए इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी सबसे बाहरी मस्तिष्क कला की। तब मैंने आपको याद होगा कि आप लोगों को बताया था कि हमारा जो है सबसे ऊपर जो हमारा मस्तिष्क है उसके ऊपर सबसे ऊपरी परत को हम क्रेनियम कहते हैं। उसके नीचे की जो हमारी लेयर है, ठीक है, लेयर है हमारी, तो वो है, हम इसको कहते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी लेयर आ गई जिसको हम कहते हैं पाया मैटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी लेयर आ गई जिसको हम कहते हैं नहीं, देखिए सबसे पहले आती है हमारी यहाँ पे ये क्रेनियम है। ठीक है, ये सबसे पहला जो है ये है क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी जो नेक्स्ट लेवल की आती है, ये है हमारी ड्यूरा मैटर। तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये ड्यूरा मैटर है हमारी। इससे नेक्स्ट वाली जो आ रही है ये है एर्केनॉइड झिल्ली, और उससे नेक्स्ट वाली जो आ रही है वो है पाया मैटर। ठीक है, माइलिन आवरण इसके अंतर्गत नहीं आता। तो सबसे अंदर की लेयर कौन सी है जो आपको ये ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, वो सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? पाया मैटर। समझ में आ रहा है? सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? पाया मैटर। सबसे पहली कौन सी है? क्रेनियम। उसके बाद क्रेनियम जो है वो हड्डियों का खोल है। अगर मस्तिष्क कला की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आपकी ड्यूरा मैटर आएगी, सेकंड नंबर पर आपकी सबसे पहले नंबर पे आपकी ड्यूरा मैटर आएगी, सेकंड नंबर पे आपकी एर्केनॉइड आएगी और थर्ड नंबर पे आपकी पाया मैटर आएगी। तो सबसे भीतरी कौन सी कहलाएगी? सबसे भीतरी कहलाएगी यहाँ पर पाया मैटर या पाया मैटर। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? पाया मैटर जो है उसको माना जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोका क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, ब्रोका क्षेत्र हमारा किससे संबंधित है? तो देखिए ब्रोका क्षेत्र जो होता है ये हमारे भाषा से संबंधित होता है। ठीक है, और भाषा से संबंधित है और याद रखना चीजों को, समझना चीजों को, है ना, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन है, ना तो सूंघना, क्योंकि जो हमारा ब्रोका क्षेत्र है ये हमारा सूंघने से संबंधित नहीं है, उसमें घ्राणपिंड होते हैं। श्रव्य से संबंधित हमारी टेम्पोरल ऑक्सीपिटल पाली होती है, अनुमस्तिष्क होता है। और देखने से संबंधित हमारा जो है मध्य मस्तिष्क होता है प्लस प्रमस्तिष्क होता है। तो ये तीनों भाग नहीं होंगे, तो यहाँ ब्रोका क्षेत्र जो माना जाएगा वो किससे संबंधित माना जाएगा? याददाश्त से। याददाश्त में भी बेसिकली ये भाषा से संबंधित है। भाषा के को समझना, जो हमारी कोई भी लैंग्वेज होती है उसके व्याकरण को समझना, उसको स्टोर करना माइंड में, ब्रेन में, ताकि हम कोई भी भाषा बोल सकें और उसे समझ सकें, उसके लिए ये क्षेत्र काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, याददाश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सेरिबेलम का मुख्य कार्य है। तो यहाँ सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? दृश्य, तार्किक, संतुलन या बोलना। तो देखिए मानव मस्तिष्क का ये भी एक पार्ट होता है, आपको पता है, सेरिबेलम, जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं
कि सेरिबेलम कहाँ होता है, सेरिबेलम मस्तिष्क में होता है और ये एक ऐसे करके फूल जैसी एक रचना है, ठीक है, और ये जो है बिल्कुल मेड्यूला ऑब्लांगेटा के पास होती है। तो ये जो अनुमस्तिष्क है इसी को हम कहते हैं सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, संतुलन बनाना है। ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूं कि इसका काम संतुलन बनाना है। तार्किक काम सेरिब्रम करता है, ठीक है, तार्किक काम बोलना है ना, ये काम सेरिब्रम करता है, जिसको हम हिंदी में प्रोमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सही होगा सी, संतुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, सेरिब्रम, पोन्स, सेरिबेलम या मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो देखो बेटा यहां फिर ध्यान से समझिए, ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण की बात हो रही है, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे हमारा मन है हाथ उठाने का तो उठाएंगे, हमारा मन चलने का है तो हम चलेंगे, हमारा मन है नाचने का तो हम नाचेंगे। तो हमारा वो सभी क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा से करते हैं, जो हमारी बिना इच्छा के नहीं हो सकती, उनको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहेंगे। और इनको सबको नियंत्रित कौन कर रहा है, इन सबको नियंत्रित करता है सेरिब्रम, ठीक है। उनको नियंत्रित कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। सेरिबेलम संतुलन का काम करता है, ठीक है। सेरिब्रम में एक सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स होती है और सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स जो कि पैराइटल पाली के अंतर्गत होती है, वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सेरिब्रम जो है वो सही माना जाएगा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा हमारी मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, तो ये संख्या देखिए, ना तो 6 जोड़ी है, ना 10 जोड़ी है, ना 20 जोड़ी है, ये है 12 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी है हमारे मस्तिष्क में। हम जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें ये इस तरीके से हमारा मस्तिष्क बनता है, ठीक है। तो अगर ये बनाओगे तो ऐसे करके मस्तिष्क का एक ये एक नमूना बनता है हमारा। इसमें इस तरीके से हमारा जो है मस्तिष्क जो है यहाँ से यूं 2 हिस्सों में, ये गोलार्ध जो है 2 होते हैं। तो इसके इस हिस्से में और इस हिस्से में हमारी जो 12 हैं इधर हैं, 12 इधर हैं, तो टोटल मिला के हमारी जो है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्ररोह का प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है, ठीक है। प्ररोह कहलाता है, देखो बेटा ये कहते हैं हम, जो हमारा प्रांकुर होता है, जब एक पौधा उग रहा होता है तो नीचे की तरफ उसकी जड़ें चलती हैं और ऊपर की तरफ उसका जो है तना चल रहा होता है। तो ये जो ऊपर की तरफ चलने वाला हिस्सा है इसको कहते हैं प्ररोह, ठीक है। बात समझ आ गई। तो प्ररोह या इसको प्रांकुर भी कहते हैं। तो ये जब प्रकाश की ओर, ये ऊपर की तरफ गति करता है प्रकाश की तरफ, और जो जड़ें हैं वो हमेशा किधर गति कर रही हैं, नीचे की तरफ, ये मूलांकुर कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं हम, प्रकाशानुवर्तन, कि ये हमेशा प्रकाश की ओर ही गति करेगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है। और इसके ऑप्शंस हैं, जलानुवर्तन के कारण, रसोनुवर्तन के कारण जिसे हम रसायनानुवर्तन भी कहते हैं, और गुरुत्वानुवर्तन के कारण या प्रकाशानुवर्तन के कारण। मतलब इनमें से किसके कारण होता है। जल की और जो है वृद्धि करने के कारण होता है, कि जल की तरफ आकर्षित होकर जल की तरफ वृद्धि करने से, रसायनों की वजह से वृद्धि करने से, या गुरुत्व की तरफ वृद्धि करने की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, या फिर प्रकाश की ओर वृद्धि करने की वजह से, ये क्या कारण होता है, ठीक है। तो बेटा पराग नली जो है वो अंडाणु की तरफ वृद्धि जब करती है, देखिए जलानुवर्तन के लिए गति जो करती हैं वो जड़ें होती हैं, ठीक है। जड़ें जो हैं वो जल की तलाश में नीचे मिट्टी के काफी गहराई तक जो है बढ़ती चली जाती हैं। इस क्रिया को हम जलानुवर्तन कहते हैं। और जो गुरुत्वानुवर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन जो है बेटा वो होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरफ को जो है गति करना, ये गुरुत्वानुवर्तन है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसकी वजह से गुरुत्वानुवर्तन होता है।
ठीक है। और जड़ें जो हैं वो पृथ्वी के नीचे के मतलब मिट्टी के अंदर की तरफ के भाग में गति करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में हमारा जो तने वाला भाग है वो वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन होता है हमारा कि प्रकाश की ओर वृद्धि करना, तो तने हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये और अगर हम किसी पौधे को अंधेरे कमरे में रख दें और एक तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो वो जो पौधा है उसकी सभी पत्तियां और शाखाएं प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं, ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो इसमें अगर हम पराग नलियों की बात करते हैं तो न तो वो हमारी जलानुवर्तन के कारण करेंगी वृद्धि, क्योंकि उन्हें जल से कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, गुरुत्वीय शक्ति के कारण भी नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय शक्ति से भी उनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और न ही वो प्रकाश की तरफ गति कर रहे हैं, क्योंकि अंडाणु के अंदर तो प्रकाश का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो वो करते हैं रसायनुवर्तन के कारण गति करते हैं, क्योंकि पौधों में न तो किसी प्रकार की पेशीय गति होती है, न ही तंत्रिकीय गति होती है। वहां जो भी गतियां हो रही हैं, ठीक है, वो रसायनों की वजह से हो रही होती हैं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के जो है घटने या बढ़ने, उनकी सांद्रता में परिवर्तन होने से ये गतियां होती हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए छुई मुई का पौधा ले सकते हैं, जिसे लाजवंती पौधा भी कहते हैं। तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी जो पत्ती होती है बहुत ही पतली सी पत्ती होती है, बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। और अगर हम छुई मुई के पत्ती को टच करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा भी स्पर्श करते हैं, तो जल की सांद्रता में परिवर्तन करके छुई मुई की ये पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक रसायनानुवर्तन के कारण होता है। तो यहां सही ऑप्शन होगा रसायनानुवर्तन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनेपन का क्या कारण है। ठीक है, एड्रेनलिन के स्त्राव में कमी होना, वृद्धि हार्मोन के स्त्राव में अधिकता हो जाना, वृद्धि हार्मोन के स्त्राव में कमी हो जाना, या फिर इंसुलिन की अधिकता। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारा जो है एक मैं आपको क्लियरिटी के साथ समझा दूं कि एड्रेनलिन जो है वो हमारा कहाँ होता है, अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। और जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है इसके द्वारा एड्रेनलिन हमारा निकलता है, और इसका काम शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए ये तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। कार्टिसोल इसके थ्रू निकलता है। तो बहुत सारी जो हमारी मिनरल्स की, खनिज लवण से संबंधित जितने भी उपापचय क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम भी एड्रेनलिन ही करता है। तो बोनेपन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। वृद्धि हार्मोन जो हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि करता है, तो वृद्धि हार्मोन की अधिकता से लंबाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और वृद्धि हार्मोन के स्त्राव की कमी, करेक्ट। अगर स्त्राव कम होगा वृद्धि हार्मोन का, GSH यानी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलेगा तो निश्चित रूप से बोनापन होगा। इंसुलिन जो है हमारे शरीर में, ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सही ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन के स्त्राव की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मधुमेह रोग का कारण है। ऑप्शंस हैं इंसुलिन की कमी, विटामिन की कमी, एंजाइम की कमी, या प्रोटीन की कमी। तो देखिए मधुमेह रोग क्या होता है। मधुमेह, मधु मीठा होता है ना, शहद को कहते हैं मधु। तो मीठे से मतलब क्या होता है, नाम इसका मधुमेह इसलिए रखा है कि मीठे की वजह से ज्यादा होता है, पर बेसिकली क्या होता है, जब ब्लड में हमारे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो हमारा ये रोग होता है, मधुमेह नाम का रोग होता है, जिसे इंग्लिश में हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, और ये रोग होता किसकी वजह से है, तो इस रोग का सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन की कमी। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना। अब यदि ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं होगी तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर, और मधुमेह नाम का, ये डायबिटीज नाम का रोग हमको हो सकता है। तो इंसुलिन जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और डायबिटीज होगी। विटामिन की कमी से मधुमेह नहीं होता। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं और इनकी हर विटामिन की कमी से अलग तरह का रोग होता है। ठीक है, एंजाइम्स की कमी से भी मधुमेह नहीं होता। एंजाइम्स की कमी से पाचन संबंधी रोग होंगे। ठीक है, प्रोटीन की कमी से भी ये रोग नहीं होता। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर और मिरेमस नाम के रोग होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा इंसुलिन की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से फाइटोक्रोम कौन सा है? ठीक है, निम्न में से फाइटोक्रोम कौन सा है? तो ए ऑप्शन है ऑक्सिन, फिर इसके बाद में हमारा बी है जेब्रेलिन, सी है साइटोकाइनिन और डी है ये सभी। देखिए फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम का मतलब होता है, फाइटो शब्द से अर्थ समझिए, फाइटो का मतलब होगा प्रकाश, क्लियर? और प्रकाश की तरफ जो हमारा है गति कराने वाला हार्मोन वो है पादप हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन जो है वो हमारा पौधों की प्रकाश की गति के लिए, प्रकाश की तरफ जो पौधों की गति होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है हमारा ये दो तरफा काम करता है। ठीक है, जब ये अंधेरे में जड़ों में काम करता है तो जड़ों को अंधेरे की तरफ गति कराता है, और तने में काम करता है तो प्रकाश की ओर तने की गति कराता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि यदि ये जड़ों की गति कराएगा तो तने की गति रुकने लगेगी। ठीक है, और अगर ये तने की गति प्रकाश की ओर कराएगा तो जड़ों की गति रुकने लगेगी। यानी ये एक ही तरफ, क्योंकि ये विपरीत दिशाएं हो गई तो ये एक ही तरफ गति करता है। लेकिन क्योंकि फोटो क्रोमिक यही है इसलिए हमारा ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। साइटोकाइनिन कोशिकीय विभाजन से संबंधित होता है, कलिकाओं की प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए काम करता है। जिब्रेलिन तने में लंबाई में वृद्धि करता है, पार्श्व वृद्धि नहीं करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा। प्लस ये कोशिकीय विभाजन विभेदन इन सब से भी संबंधित कार्य करता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन भी यहाँ ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन ही हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई के पौधे में किस प्रकार की गति होती है? ठीक है, छुई मुई के छुई मुई के पौधे में रासायनिक गति, तंत्रिका गति, पेशीय गति, ये सभी गति, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। और तो यहाँ सही देखो बेटा, हमेशा याद रखिए पौधों में केवल और केवल रासायनिक गति होती है। ठीक है, पौधों में न तो तंत्रिकीय गति होती है क्योंकि पौधों में तंत्रिकाएं होती ही नहीं हैं। ठीक है, ये मनुष्य में होती हैं, जानवरों में होती हैं, बट लेकिन हमारे पौधों में नहीं होती। पेशियां भी नहीं पाई जाती पौधों के अंदर, तो पेशीय गति भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये सभी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया जब आपके दो ऑप्शन कट चुके हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन है रासायनिक गति की छुई मुई के पौधे में किस प्रकार की गति होती है? रासायनिक गति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन बनता है, इंसुलिन हार्मोन कहां पर बनता है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं जल्दी से, वृषण में, यकृत में, अंडाशय में, अग्नाशय में। तो यहां पर देखो इंसुलिन हार्मोन की बात हो रही है, इंसुलिन हार्मोन बनता है अग्नाशय में। ठीक है, वृषण में लिंग हार्मोन है जो एंड्रोजन वगैरह टेस्टोस्टेरोन है, ये बनते हैं। यकृत में क्या बनता है? यकृत में हमारे बेटा पित्तरस, आपने सुना होगा, बाइल जूस, वो बनता है जो कि पाचन में काम आता है। अंडाशय जो है हमारा वो मादा अंडाशय की जो ग्रंथि है, ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, इस तरह के हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन किस में बनता है? अग्नाशय में बनता है। और अग्नाशय में ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या काम करता है? लैंगर द्वीप की कोशिकाओं में बनता है और काम क्या करता है? ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो आमाशय होता है ना, ऐसे करके आमाशय आ रहा होता है ना हमारा, ये इस तरीके से, ये नीचे से मैं अगर इसको ओपन कर दूं, है ना, ये देखिए ऐसे लीजिए, और ये हमारा जो है इस तरीके से, ये जो हमारा आमाशय है, तो आमाशय के नीचे की तरफ हमारी जहाँ छोटी आंत गई है वहां की तरफ को ऐसे पत्ती जैसी पतली सी रचना होती है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। समझ में आया? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। रुधिर में शर्करा का नियमन कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या लैंगिक हार्मोन? तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा क्या, हमको बहुत अच्छे से पता है, इंसुलिन हार्मोन। बार बार बोल रही हूँ कि रुधिर में शर्करा का नियमन कौन कर रहा है? ये कर रहा है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन वृद्धि करेगा, लैंगिक हार्मोन लिंग संबंधी कार्य करेंगे। ठीक है, एंटी डायूरेटिक ये काम करता है, यूरिया की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे
हार्मोन हो गए, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। ये हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। ठीक है, तो अग्नाशय अभी ये क्वेश्चन गया है और हमने अभी अभी इसको सॉल्व किया था। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन है इंसुलिन। थायरॉक्सिन कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। एस्ट्रोजन कहाँ होता है? एस्ट्रोजन मानव जनन तंत्र अंडाशय ग्रंथि में होता है। एड्रेनलिन कहाँ होता है? एड्रेनलिन ग्रंथि होती है हमारी एड्रिनल, उसमें होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे हार्मोन्स हो गए। यहाँ ऑप्शन सही था इंसुलिन। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, पिनियल काय। ठीक है, पिनियल काय मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को निकालती है जो कि जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ये GSH नाम के एक हार्मोन का स्त्रावण करता है। ठीक है, अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को निकालता है। ठीक है, वो उसका स्त्रावण करता है। और एड्रिनल क्या करता है? एड्रिनेलिन नाम का और कार्टिसोल नाम के हार्मोन्स निकालता है। अब यहाँ पे GSH क्या है? GSH, G का मतलब है ग्रोथ, S का मतलब स्टिमुलेटिंग, H का मतलब हार्मोन, यानी वृद्धि करने वाला हार्मोन, वृद्धि को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन किससे निकल रहा है? पीयूष ग्रंथि से। सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है हमारा? पीयूष ग्रंथि हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिसोल का स्रावण करने वाली ग्रंथि है। कार्टिसोल, अभी अभी मैंने ये नाम पहले भी लिया है कि एड्रिनल ग्रंथि जो कि किडनी के ऊपर होती है, टोपी जैसी रचना है, और अधिवृक्क ग्रंथि भी इसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, उससे कार्टिसोल नाम का ये हार्मोन निकलता है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन माना जाएगा। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, तो इससे पिट्यूट्रिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, GSH नाम का हार्मोन निकलता है, और ये बाकी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करने का काम करती है। मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपको हर हार्मोन का नाम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, कि वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है। तो जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार आप मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे, उतनी बार आपको हार्मोन्स के नाम याद होते चले जाएंगे और ये किस ग्रंथि से निकल रहे हैं ये भी याद होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? देखिए, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन, और इनमें से सभी। तो पहले तो भाई एक चीज निकाल दो, एस्ट्रोजन तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है और वृषण एक नर जनन तंत्र का अंग है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन मादा नर में से तो निकलेगा ही नहीं, तो एस्ट्रोजन हट गया। अब एस्ट्रोजन के हटने के साथ इनमें से सभी भी हट गया। ठीक है, जब हमारा एक ऑप्शन ही गलत मान रहे हैं हम, तो इनमें से सही सभी, ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब बचे दो। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल होता है जब गर्भाधान होता है। ठीक है, तो ये भी एक मादा जनन तंत्र का ही हार्मोन है, अंडाशय ग्रंथि से ही निकलता है, और ये जो है दुग्ध के स्त्रावण में मदद देता है मादा जनन तंत्र में। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि शारीरिक बल प्रदान करता है। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना भी होगा इस चीज को कि डोपिंग में खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, तो डोपिंग में वो क्या है, जो क्या गलत काम करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन के बाहर से इंजेक्शंस लेते हैं ताकि उनकी शारीरिक जो बल है वो बढ़ जाए। ठीक है, और वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें अपने खेल में, लेकिन ये गलत है, नियम अनुसार नहीं है। तो इसीलिए इस पर जो है अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो हम कहते हैं उसने डोपिंग की है। ठीक है, तो वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लिंग हार्मोन का स्त्रावन करने वाली ग्रंथि है। तो लिंग हार्मोन का स्त्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? वृषण, अंडाशय, अग्नाशय या थायराइड?
तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें लिंग हार्मोन का स्त्रावण करने वाली जो ग्रंथि है, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ दो ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे से वो हुई है। यहाँ पर आप इसे अगर नर करते हैं, नर लिंग हार्मोन, तो नर लिंग हार्मोन में यहाँ वृषण सही हो जाएगा। और अगर यहाँ मादा शब्द लगाएंगे आप, ठीक है, मादा लिंग हार्मोन, तो यहाँ अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही ग्रंथियां लिंग हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं। तो यहाँ एक कह लीजिए शब्द लिखने से रह गया है कि अगर हमारा नर की बात कर रहे हैं हम, और अगर हम मादा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लिंग हार्मोन का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियां ये दोनों हैं, वृषण और अंडाशय। अग्नाशय नहीं है, थायराइड नहीं है, लेकिन इनमें से वृषण है नर हार्मोन स्त्रावित करने वाली, और अंडाशय है मादा हार्मोन को स्त्रावित करने वाली। तो आपको यहां देखना है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा नर लिंग हार्मोन का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि, तो आप वृषण का नाम लिखेंगे। अगर आता है मादा लिंग हार्मोन का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि, तो अंडाशय। ठीक है, लेकिन अगर लिंग हार्मोन लिखाएगा तो ये दोनों एक साथ ऑप्शंस नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि या तो नर या तो मादा। क्लियर, दोनों आएंगे तो फिर ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट चले जाएंगे अगर लिंग हार्मोन आया तो। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से लिया कि इसमें आप दो क्वेश्चन एक साथ हल कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है आज की सीरीज का, वो है हमारा पिट्यूट्रिन, है ना, हार्मोन स्त्रावित करता है कौन। तो ये नाम अभी अभी मैंने लिया था आपको सामने, आपको शायद याद आ रहा हो, और नहीं आ रहा है तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं। पिनियल काय, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आ रहा है पिनियल काय, लेकिन मैंने बताया था आपको पिनियल काय क्या करता है, मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को निकालता है, और मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से तो थायरैक्सिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रिनलिन निकलता है, ये भी नहीं है। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ही हम पिट्यूटरी इसी के नाम पर बोलते हैं, पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि इसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे पिट्यूट्रिन हार्मोन किससे निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही माना जाएगा। चलिए, तो आज की जो हमारी सीरीज थी उसके हमने 20 प्रश्न हल कर लिए हैं। अगली सीरीज में हम इसी चैप्टर के और 20 प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीव विज्ञान का, और इसके ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, पढ़िए, ताकि अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रही है बात, या आपको कुछ और मुझसे किसी और टॉपिक पर चाहिए अगर वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमें बताइए, या ये इससे रिलेटेड हमको MCQs चाहिए, तो मैं आपको उस पर भी MCQs बना कर दूंगी, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।